चैप्टर जो है ख़त्म किया था और उसकी सारी वर्कशीट जो मुझे हमने सॉल्व कर ली थी। मुझे बताइए कि वो कैपेसिटेंस का जो मटेरियल है और जो उसकी वर्कशीट्स हैं सॉल्व, क्या वो मैंने आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर ली थी? हाँ भाई, आप में से कोई जवाब देना पसंद करेगा? अच्छा, अभी एक जवाब आया तो नो सर। ओके। अच्छा, हम लोगों ने जिस तरह एएस में एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया था मटेरियल वगैरह शेयर करने के लिए, इस तरह मेरे ख्याल से A2 में हमने ग्रुप बनाया था, लेकिन A2N वालों का बनाया, शायद आप लोगों का नहीं बनाया। तो आप लोग एक काम करें कि जिस तरह आप लोगों ने एएस में मुझे मैसेज किया था ना, मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया था, इसी तरह से आप जो है मुझे यहाँ अभी भी एक मैसेज करें। मैसेज कैसे करना है, वही जो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप अपना पहले नाम लिखेंगे। जैसे आप वो मिसाल फर्ज करें आपका नाम है शबाना, तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा शबाना। उसके बाद आप A2 स्पेस ओ, ये बना हुआ है ग्रुप, ग्रुप बना हुआ है आप लोगों का। अच्छा, ये ग्रुप बना हुआ है आप लोगों का, एक मिनट मुझे चेक करने दो ज़रा। ये ग्रुप आप लोगों का, नहीं नहीं, देखें ये जो ग्रुप आप लोगों का बना हुआ है ना, ये ग्रुप तो वो है ना जो कॉलेज वाला जो ग्रुप है, ये तो वो है ना। नहीं नहीं, देखिए ऐसा मसला है, कॉलेज वाला जो ग्रुप है ना, उसमें मसला ये है कि उसमें तो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सारी बातें डिस्कस होती रहती है ना, टाइम टेबल शैम टेबल। ये जो ग्रुप मैं बनाऊंगा ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो मटेरियल वगैरह और जो एकेडमिक डिस्कशन है उसके लिए बनाऊंगा सिर्फ। तो आप वही करें जो आपने पहले किया था, यानी कि आप जो है वो अपना नाम लिखें, A2 लिखें, स्पेस दे के वो लिखें, फिर स्पेस दे के WH लिखें, फिर स्पेस दे के 20 लिखें, और फिर स्पेस दे के 21 लिखें। ठीक है, इस पैटर्न पे अपना नाम लिख कर जो है आप मुझे सेंड कर दें, तो मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाता हूँ। आप लोग कितने, 10 15 20 लोग तो हैं सर, तो आप लोग एक ग्रुप बनाकर जो है मैं इस पर सारा मटेरियल शेयर कर देता हूँ, अभी तक की सारी वर्कशीट, सारे PDF। इससे फ़ायदा ये होगा कि अभी तक आपने जो 4 चैप्टर 5 चैप्टर जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं, उन सब का मटेरियल एक साथ आपके पास आ जाएगा एक ही जगह पर, ताकि आप उसको आराम से बैठ के स्टडी कर सकें। ठीक है, ये काम अभी लाजमी कर लीजिएगा आप लोग। प्रोग्रेस हमारी ये है कि अभी तक हमने जो है वो हमने तकरीबन जो है वो कितने चैप्टर खत्म कर चुके हैं अभी तक। हमने स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले सर्कुलर मोशन पढ़ा था। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने सर्कुलर मोशन किया था। उसके बाद जो है हमने ग्रेविटेशनल फील्ड्स किया था। उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स किया, और उसके बाद फिर हमने कैपेसिटेंस का चैप्टर कर दिया था। ठीक है, अब मसला ये है कि 4 चैप्टर्स तो हम कर चुके हैं, लेकिन ये है कि टेस्ट आप लोगों का कोई नहीं हुआ है। तो उस टेस्ट का जो हल है वो ये है कि मैं कल कॉलेज गया था, मेरा डिस्कशन हुआ है, तो हमने सोचा कि यार 15 से कॉलेज खुल रहे हैं, तो 15 से कॉलेज खुलेगा तो उसके बाद फिर हम जो है वो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन टेस्ट में जो ना कोई इतना मज़ा आएगा नहीं मेरे ख्याल से। तो जैसे कॉलेज खुलते हैं हम आप लोग के टेस्ट लेना शुरू कर देंगे। हाँ, अलबत्ता ये करें आप लोग कि कॉलेज से जो है ना इसकी जो बुक्स, जैसे मैंने लास्ट ईयर आपको बुक्स दी थी ना, वो बुक्स आप कॉलेज से ले लें एक दफ़ा जाके, और उसमें जो है अपनी वर्कशीट्स वगैरह सॉल्व करें, और असाइनमेंट की जो बुक मैं देता हूँ वो असाइनमेंट भी सॉल्व करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, टेस्ट जो है वो कॉलेज खुलते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर मैं आप लोगों के ले लूँगा। तो अब सिचुएशन ऐसी है कि 4 चैप्टर्स जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अब जो है वो हमें 5वां चैप्टर जो स्टार्ट करना है। ठीक, 5वां चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे, ये 5वां चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशन। चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम ऑसिलेशंस का।
आज तारीख है 4। ऑसिलेशंस, ये जो है हमारा नया चैप्टर है जो कि हम स्टार्ट करेंगे आज, ऑसिलेशंस। ठीक है, देखिए ऑसिलेशन का जो चैप्टर है इसका कुछ मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं थोड़ा सा। इसका बैकग्राउंड ये है कि जो हम फिजिक्स में मोशन के बारे में पढ़ते हैं, हरकत के बारे में, तो मोशन का मामला ऐसा है कि फंडामेंटली मोशन 3 टाइप की होती है। एक जो मोशन की टाइप होती है वो होती है लीनियर, तो इसको रेक्टिलिनियर भी कहते हैं। एक जो होती है वो होती है रोटेटरी मोशन, इसको सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। और एक होती है ऑसिलेटरी मोशन, इसको आप वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखें लीनियर मोशन का मतलब है आप एक सीधी लाइन पे चल रहे हैं, सिराते मुस्तकीम पे चल रहे हैं। रोटेटरी मोशन का मतलब ये है कि आप गोल गोल घूम रहे हैं। और ऑसिलेटरी मोशन का मतलब है कि आप कपा नहीं कर, वाइब्रेट कर। तो लीनियर मोशन के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा, ओ लेवल्स में पढ़ा, फिर आपने एएस में पढ़ा, कहाँ पढ़ा, कैनेमेटिक्स के चैप्टर में पढ़ा। सर्कुलर मोशन पढ़ने का भी आपका अरमान पूरा हो गया। ए टू फिजिक्स का जो पहला चैप्टर था वो सर्कुलर मोशन का था। अब किसी टाइप ऑफ मोशन है ऑसिलेटरी मोशन, अब ये हम जो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे रिसीव जो चैप्टर है इट इज लिंक टू ऑसिलेटरी मोशन। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम डिफाइन भी ऑसिलेटरी मोशन में करेंगे। सबसे पहला जो हम कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे वो ऑसिलेटरी मोशन का ही है। ऑसिलेटरी मोशन को हम डिफाइन करते हैं एज टू एंड फ्रो मोशन। हम डिफाइन करते हैं टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ पॉइंट। यानी फर्स्ट करेंगे ये एक पॉइंट है, अब आप वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि आप इस पॉइंट के इधर जाते हैं, इधर आते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, एंड सो ऑन। तो अगर आप एक कोई एक पॉइंट है कि इधर उधर इधर उधर मूव करते हैं, यूं मूव करते हैं, तो आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन का मतलब क्या है, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन का मतलब ये है कि आप किसी पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करते हैं। अभी जब किसी पॉइंट के इर्द गिर्द या इधर उधर मूव करने का मतलब है टू एंड फ्रॉ मोशन। So oscillatory motion means to and from motion about a point. ये oscillatory motion की definition है। अब अगली जो हमारी definition है वो है oscillation। और आपको नजर आ रहा होगा तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है 1। तो बेसिकली oscillation की definition मतलब है वन oscillation की definition। तो हमारी अगली definition जो है oscillation या फिर वन oscillation। oscillation या फिर वन oscillation का मतलब ये है कि एक दफा कंप्लीट ऑसिलेट करें, जो वन कंप्लीट cycle of oscillation। One complete cycle of oscillation। तो एक ऑसिलेशन का मतलब है वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑसिलेशन। वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑसिलेशन का मतलब ये है कि फर्स्ट करें ये आप पॉइंट ओ पे थे, अब पॉइंट ओ से आप राइट पे गए, कहाँ तक, पॉइंट ए तक, फिर आप पॉइंट ए से वापस आए, उसके बाद आप फिर लेफ्ट साइड पर आप कहाँ तक गए, पॉइंट बी तक गए, और फिर वापस ऊपर आए। तो ये क्या हो गया, ये वन ऑसिलेशन।
यानी कि आपने एक कंप्लीट साइकिल जो है वो ऑसिलेशन का पूरा कर दिया। जब आप ऑसिलेशन का एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं वन ऑसिलेशन। ठीक है, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये जो 3 पॉइंट हैं ओ ए एंड बी, अगर बंदा ओ से ए जाता है और फिर ए से वापस ओ आ जाता है और फिर ओ से बी जाता है और फिर बी से वापस ओ आ जाता है, तो ये क्या हो गया, ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। या फर्स्ट तरीके एक बंदा जो है वो ओ से बी जाता है, बी से वापस ओ आ जाता है, फिर ओ से ए जाता है और ओ से फिर वापस ओ आ जाता है, ए से फिर वापस ओ आ जाता है, तो ये भी एक ऑसिलेशन हो गया कंप्लीट। ये भी हो सकता है कि बंदा ए से स्टार्ट करे, ए से ओ जाए, ओ से बी जाए, तो बी से वापस ओ आए और ओ से फिर वापस ए पे आ जाए, तो ये भी इसने एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया। तो ये भी हो सकता है कि बंदा बी से स्टार्ट करे और बी से ओ जाए, फिर ओ से ए जाए, फिर ए से वापस ओ आए और फिर वापस बी चला जाए। तो ये चारों पॉसिबिलिटीज मैं बता रहा हूँ आपको, इन चारों पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या है, वन ऑसिलेशन। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप स्टार्ट कहीं से भी करें, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप स्टार्ट कहीं से भी करें, आप स्टार्ट करें पूरा चक्कर लगा के वापस वहीं पर आ जाएं जहाँ से आपने स्टार्ट किया, तो क्या कहलाएगा, ये वन ऑसिलेशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा भाई, ये वन ऑसिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये वन ऑसिलेशन की डेफिनेशन है। अगली जो डेफिनेशन है वो क्या कहलाती है, अगली जो डेफिनेशन है वो कहलाती है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। डेफिनेशन कहलाती है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब है टाइम टेकन कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी कि एक दफा ऑसिलेट करने में, जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी थी ना वन ऑसिलेशन की, तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो आपका जो है आपका जो है जनाब, एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जो टाइम लगता है वो क्या कहलाता है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, उसको हम कैपिटल टी से शो करते हैं, उसको आप टाइम पीरियड भी कहते हैं बाद ऑफ, लेकिन इसका मतलब ये है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को आप पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। अगर ये चूंकि ये टाइम है तो उसको आप जो है वो किस में, सेकंड्स में जाएगा, जो है वो आप वो करेंगे, जो है इसको मेजर करेंगे। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के बाद जो अगली चीज है उसको कहलाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के बाद जो अगली चीज है वो क्या कहलाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मतलब है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का मतलब है नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, यानी कि एक सेकंड में आप कितनी ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मतलब कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, यानी कि आप एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन कंप्लीट करेंगे वो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। मिसाल के तौर पर अगर एक सेकंड में, अगर आप एक सेकंड में 5 दफा जो है वो अगर ऑसिलेट करते हैं
तो आपकी फ्रीक्वेंसी 5 है। या अगर 1 सेकंड में 2 दफ़ा ऑसिलेट करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी 2 है। या फर्स्ट करें, अगर आप 2 सेकंड में 1 दफ़ा ऑसिलेट करते हैं यानी कि 1 सेकंड में आधा ऑसिलेट करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी 0.5 है। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए आप जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो यूनिट पहले आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वो यूनिट क्या कहलाती है? वो यूनिट कहलाती है हर्ट्ज। एल एच स्मॉल जेड, हर्ट्ज। ठीक है। ये भी आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है बराबर है टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हर्ट्ज यूनिट है बेसिकली किसके बराबर है? सेकंड इनवर्स के बराबर है, 1/सेकंड के बराबर। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है। ये टाइम पीरियड जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है। f इक्वल्स टू 1/t है, इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है। ये हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, स्मॉल है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के बाद जो अगली डेफिनेशन है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और तो हम जो करते हैं ओमेगा। अब देखिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है बेसिकली वही चीज है जो कि सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड आपको याद होगा ना क्या होती थी? तो जो एंगुलर स्पीड सर्कुलर मोशन में होती थी ऑसिलेटरी मोशन में वही चीज एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और इसका मतलब ये होता है कि अगर आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अब देखिए दो अलग अलग बातें, एक फ्रीक्वेंसी है और एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ये दो अलग अलग बातें, एक फ्रीक्वेंसी है और एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब तो स्मॉल एफ है, यानी कि आप कितनी दफा ऑसिलेट करते हैं पर यूनिट टाइम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि अगर आप जो है जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है आपकी है उसको अगर आप मल्टीप्लाई बाय 2 पाई कर दें तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। ठीक है। और ये वही चीज़ है जो आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ी थी। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था कि जो एंगुलर स्पीड है बराबर होती थी वो थीटा अपॉन टाइम के। और एक पूरे साइकिल के लिए थीटा कितना होता था? 2 पाई। और एक पूरे साइकिल के लिए टाइम पीरियड कितना होता था? कैपिटल टी। सो मैगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता था। और 1/t किसके बराबर होता है? 1/t फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो मैगा किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई एफ के बराबर होता है। बेसिकली मैं कह ही रहा हूँ कि जो आपका ओमेगा है ये वही चीज़ है जो कि सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड होती थी। बस उसी फॉर्मूले को, उसी एक्सप्रेशन को यहाँ पर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वगैरह यूनिट वगैरह सब कुछ वही रहेगा। और उसको नापने के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, यूनिट भी वही रहेगी। तो यूनिट यूज करते थे हम ओमेगा के लिए, तो हम यूनिट यूज करते थे रेडियन पर सेकंड। ठीक है। इसलिए हम यूनिट यूज करते थे रेडियन पर सेकंड। तो एंगुलर स्पीड के लिए हम रेडियन पर सेकंड यूज करते थे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए भी हम रेडियन पर सेकंड ही यूज करते थे। ठीक है। बस सिर्फ इसके नाम में तब्दीली आ जाएगी। वहां पर जो है ये एंगुलर स्पीड कहलाती थी, यहाँ पर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है जी। चलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। अच्छा इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। एंगुलर स्पीड की जो डेफिनेशन है, एंगल सब कैंडिडेट एट द सेंटर ऑफ सर्किल पर यूनिट टाइम। तो एंगुलर स्पीड की तो डेफिनेशन है लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी की कोई डेफिनेशन नहीं है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर एग्जामिनर पूछेगा भी ना व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो यू सिंपली राइट द फॉर्मूला। आप सिंपली लिख दोगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, दैट्स इट। अब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी को मैं इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकता इस तरह से मैंने एंगुलर स्पीड को डिफाइन किया। ठीक है जी। चलें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। उसके बाद जो फिर अगली डेफिनेशन है वो डेफिनेशन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बाद जो अगली डेफिनेशन है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसके बाद अगली डेफिनेशन हमारी है डिस्प्लेसमेंट। ठीक। अब देखेंगे डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि डिस्टेंस oscillatory object from
डिस्प्लेसमेंट का मतलब है डिस्टेंस ऑफ एन ऑसिलेटरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। अब देखें फर्स्ट में ये जगह है जहां से ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करना शुरू करेगा, यानी कि वाइब्रेट करने से पहले ऑब्जेक्ट इस जगह पे सेंटर पे, तो इसको हम कहते हैं इसकी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, अब ये वाइब्रेट करके मैक्सिमम राइट पे यहाँ तक जाता है, ठीक है, और लेफ्ट पे वाइब्रेट करके मैक्सिमम यहाँ तक जाता है, यानी कि देखें तो एक हद इसकी बी है और दूसरी हद इसकी ए है, और ओ इसकी मेन पोजीशन है। अब ये ए से बी और बी के से ए के दरमियान वाइब्रेट करता रहेगा, वाइब्रेट करते करते फर्स्ट अगर ये इस जगह पहुंच जाता है तो मेन पोजीशन से कितना दूर हो गया, तो मेन पोजीशन से इतना दूर हो गया, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। फर्स्ट में वाइब्रेट करते करते यहाँ पहुंच गया, तो मेन पोजीशन से कितना दूर हो गया, तो मेन पोजीशन से इतना दूर हो गया, तो ये क्या है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि कोई वाइब्रेटरी ऑब्जेक्ट, कोई ऑसिलेटरी ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करते वक्त सेंटर से मीन पोजीशन से कितना दूर है। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लिया जाएगा, और लेफ्ट साइड वाला जो डिस्प्लेसमेंट है क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटर को हम एक वेक्टर क्वांटिटी जो कंसीडर करेंगे, तो लिहाजा मेन पोजीशन से राइट की तरफ जितने भी डिस्प्लेसमेंट होंगे वो सारे पॉजिटिव लिए जाएंगे, और मेन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ जितने भी डिस्प्लेसमेंट होंगे वो सब नेगेटिव लिए जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ओ से राइट की तरफ जितने भी डिस्प्लेसमेंट हैं सारे पॉजिटिव लिए जाएंगे, और ओ से लेफ्ट की तरफ जितने भी डिस्प्लेसमेंट हैं सारे नेगेटिव लिए जाएंगे, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट करेंगे वाइब्रेट करते करते अगर ऑब्जेक्ट सेंटर में ओ पर आ गया, तो जिस वक्त वो ओ पर होगा उस वक्त जो है इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो फिर जाहिर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट तो हम मेजर ही ओ से कर रहे हैं, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ओ पर होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और आपको ये भी अंदाजा होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, वो बिल्कुल मुसलसल टाइम के साथ चेंज होती रहेगी। तो मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो उसका ओ से डिस्टेंस जो है वो बार बार चेंज हो रहा होगा, और कभी वो राइट साइड पर होगा, कभी वो लेफ्ट साइड पर होगा। तो जिस वक्त ऑब्जेक्ट राइट साइड पर होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, जिस वक्त ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर होगा उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, और जिस वक्त ऑब्जेक्ट जो है सेंटर में होगा उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एम्पलीट्यूड का। डिस्प्लेसमेंट के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट आता है एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है, एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, अगर आप वाइब्रेट कर रहे हैं और ये आपकी मेन पोजीशन है, और ये आपकी राइट पर एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये आपकी लेफ्ट पर एक्सट्रीम पोजीशन है, तो राइट पर आप मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकते हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आप कितना कवर कर सकते हो, क्योंकि फिर तो आप लिमिट पहुंच जाओगे। और लेफ्ट साइड पर आप कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकते हो, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकते हो। तो दोनों साइड पर जो आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकते हो ये क्या कहलाता है, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। और दोनों साइड का एम्पलीट्यूड हमेशा बराबर होता है, और दोनों एम्पलीट्यूड को आप प्लस ही लेते हैं, यानी कि इसमें प्लस माइनस का चक्कर नहीं होता, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है वो बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें प्लस माइनस का चक्कर नहीं होता। यानी फर्स्ट करें, अगर आप सेंटर से राइट तक मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर जा सकते हैं, तो आप सेंटर से लेफ्ट तक भी मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर जाएंगे, और सेंटर से राइट तक मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर, और सेंटर से लेफ्ट तक मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर आपका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। यानी एम्पलीट्यूड इज बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है आपका सेंटर से राइट पर, और सेंटर से लेफ्ट पर जो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो आपका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ये भी हो गया। उसके बाद आ जाए अगली डेफिनेशन पे। जो अगली डेफिनेशन है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन।
सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हम शो करेंगे SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए। मैं इसको डिफाइन करता हूँ, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ पहले। हार्मोनिक मोशन मतलब है आर टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन which type of oscillatory motion in which elevation and displacement are directly proportional. Type of oscillatory motion in which acceleration and displacement are directly proportional but opposite in direction. But opposite in direction. In other words, acceleration is directly towards the position. ठीक है जी। अब देखिए मैंने लिखा a type of oscillatory motion in which acceleration and displacement are directly proportional but opposite in direction. In other words, acceleration is directed towards mean position. अब देखिए मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, इसको पढ़ के इंशाल्लाह ताला कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। तो मैं बेसिकली इसको पहले एक एग्जांपल दूंगा इसकी, और उस एग्जांपल के जरिए मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। देखिए फर्स्ट करें, एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, और टाइम पीरियड में होता है कि सिंपल पेंडुलम एक दफ़ा कितनी देर में ऑसिलेट करेगा, और उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है मेरे ख्याल से 2 पाई होता है, पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये आपको याद नहीं करना, लेकिन बस मैं आपको ऐसी एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला में 2 पाई का कांस्टेंट, जी का कांस्टेंट, तो ओनली वेरिएबल इज लेंथ। It means the time period of simple pendulum depends on its length. ठीक है, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ ओनली। यानी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ डिपेंड करता है, और किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता। अब अगर मैं सिंपल पेंडुलम को फर्स्ट करें, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दूं, यानी कि उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँ उसकी ओरिजिनल पोजीशन से, इतना डिस्प्लेस कर दिया मैंने, इसको मैं एक्स से शो कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा सिंपल पेंडुलम यहाँ पर आएगा, यहाँ पर से यहाँ तक गया, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड पे फर्स्ट सिंपल पेंडुलम यहाँ पर गया, यहाँ तक गया, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा, और जब भी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, जितनी देर में करेगा उसको आप टाइम पीरियड कहते हैं। अब अगर यही सिंपल पेंडुलम, इसी सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है, इसमें पेंडुलम को अगर हम यहाँ तक लेके जाएंगे, तो हम कितना डिस्प्लेसमेंट में, कितना डिस्प्लेसमेंट में, फिर ये लेफ्ट भी ज़्यादा दूर तक जाएगा, फर्स्ट करें यहाँ तक चला गया लेफ्ट, यहाँ तक चला गया लेफ्ट, यूं जाएगा और यूं वापस आएगा। मेरा सवाल ये है कि अगर आप सिंपल पेंडुलम को
इतना डिस्प्लेसमेंट देते हैं और वो वाइब्रेट करता है, और फिर इसको आप इतना डिस्प्लेसमेंट देते हैं और वो वाइब्रेट करता है। तो सवाल मेरा ये है कि दोनों सूरतों में जो उसका टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा। सवाल क्या है मेरा कि दोनों सूरतों में जो उसका टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा। हाँ भाई, मेरे साल का जवाब दें। अगर उसको हम छोटे से डिस्प्लेसमेंट दे के मूव कराते हैं और फिर इसको हम बड़ा डिस्प्लेसमेंट दे के मूव कराते हैं तो टाइम पीरियड सेम होगा या डिफरेंट होगा। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। तो दोनों एग्जाम्पल्स में पेंडुलम तो एक ही है ना, लेंथ तो एक ही है ना, तो टाइम पीरियड सेम होगा उसका, टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, टाइम पीरियड सेम है। तो आसान जबान में ये सिचुएशन में पेंडुलम यहाँ से यहाँ तक जाता था, तो यहाँ से यहाँ तक जाता था, तो उसको जो टाइम लगता था उसका टाइम पीरियड कहलाता था। अब इस सिचुएशन में यही पेंडुलम इतनी दूर तक जाएगा और फिर इतनी ही दूर वापस आएगा, लेकिन टाइम पीरियड दोनों का सेम होगा। यानी कि जितनी देर में यानी कि जितनी देर में यानी जितनी देर में जो है वो आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, उतनी देर में आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सेम टाइम में ये छोटा डिस्टेंस कवर कर रहे हो और उसी टाइम में आप एक बड़ा डिस्टेंस कवर कर रहे हो। अब ये कैसे पॉसिबल है कि आप जो है वो जितनी देर में छोटा डिस्टेंस कवर कर रहे हो उतनी देर में बड़ा डिस्टेंस कवर करो। ये ऐसे पॉसिबल है कि जब आपको यहाँ से रिलीज किया जाएगा तो आप ज़्यादा एक्सेलरेट करोगे, और जब आपको इस वाली सिचुएशन में रिलीज किया जाएगा तो आप कम एक्सेलरेट करोगे। आज को क्या समझ लो, जैसे आप झूले पे बैठे, वो झूला होता है ना, झूला झूलने वाला, तो अगर आपको थोड़ा सा पीछे खींच के छोड़ा जाए तो आप थोड़ा आराम से जाओगे, वापस आओगे। लेकिन आपको ज़्यादा पीछे खींच कर फिर छोड़ें, ज़्यादा पीछे खींच के छोड़ें तो आप ज़्यादा तेज से जाओगे और तेज से वापस आओगे, क्योंकि आपको सेम पीरियड में वापस आना है। तो क्योंकि आपको ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस कवर करना है सेम टाइम में, तो आप ज़्यादा तेज से जाओगे, ज़्यादा तेज जाओगे, ज़्यादा एक्सीलरेट करोगे। मतलब ये हुआ कि आप जितना ज़्यादा, इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करोगे सिंपल पेंडुलम को वो उतना ज़्यादा एक्सीलरेट करेगा। आप सिंपल पेंडुलम को जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करोगे उतना ज़्यादा क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा। यानी यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा एक्सीलरेशन, कम डिस्प्लेसमेंट कम एक्सीलरेशन। ठीक है भाई, तो हमने पहली बात तो ये समझी कि जितना डिस्प्लेसमेंट होगा सिंपल पेंडुलम पेंडुलम उतना ज़्यादा एक्सीलरेट। ठीक है भाई, ये बात तय हो गई कि ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा एक्सीलरेशन।
अब और आगे चलते हैं। देखिए बचपन में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो ये पढ़ी थी कि फर्ज करें कि अगर एक कार है और वो इस तरफ जा रही है स्पीड वी के साथ, उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एक कार है और वो वी स्पीड के साथ जो है वो इस तरफ जा रही है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो अगर एक कार इस तरफ जा रही है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो जो उसका एक्सीलरेशन होगा ना वो भी इसी तरफ होगा। और अगर फर्ज करें कि एक दूसरी कार है जो कि दूसरी कार जो है वो भी इसी तरफ जा रही है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, बल्कि उसकी स्पीड क्या हो रही है, उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और जब उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही होगी तो उसका एक्सीलरेशन जो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। आसान जबानी में ये कह रहा हूँ कि जब आप मूव कर रहे होते हैं, आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही होती है, तो आपका एक्सीलरेशन उसी तरफ होता है जिस तरफ आपकी स्पीड होती है। और जब आप मूव कर रहे होते हैं और आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही होती है, तो आपका एक्सीलरेशन जो होता है वो आपकी स्पीड की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, आपकी वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर एक सिंपल पेंडुलम जो है वो उसको ऑसिलेट कराते हैं, ठीक है, तो पहले इसको हम यहाँ पर राइट पे ले जाते हैं, इतना दूर ले जाते हैं, यहाँ से ले जाके छोड़ते हैं, ये आता है यूं करके लेफ्ट साइड पे, फिर ये लेफ्ट साइड पे यहाँ तक जाएगा ये। सिंपल पैटर्न जो है वो राइट से लेफ्ट जाता है, फिर लेफ्ट से राइट जाता है, राइट से राइट जाता है, लेफ्ट से राइट। ये इसकी मेन पोजीशन है, इसकी राइट एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है। तो अगर आप इसको डिस्प्लेस करेंगे तो या तो राइट पे करेंगे या लेफ्ट पे करेंगे। तो इसको राइट पे आप डिस्प्लेस करेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, और अगर आप इसको लेफ्ट पे डिस्प्लेस करेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा। यानी कि राइट साइड पे इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा, लेफ्ट साइड पे इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा। अब मुझे ये बताओ कि जब ये वाइब्रेट कर रहा होगा और जब ये ओ से ए की तरफ जा रहा होगा, कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, ओ से ए की तरफ जा रहा होगा। जब ये ओ से ए की तरफ जा रहा होगा, मैं तीसरी दफा बोल रहा हूँ, गौर से सुने, जब ये ओ से ए की तरफ जा रहा होगा तो क्या इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी? जब ये ओ से ए की तरफ जा रहा होगा तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी, ये बताओ। जब ये ओ से ए की तरफ जा रहा होगा तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। अब ये ओ से ए की तरफ जा रहा है, इसका मुंह ए की तरफ है, इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो जब स्पीड डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन कहाँ होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब ये ओ से ए की तरफ जा रहा होगा तो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन। तो नहीं ए पे पहुंच गया, ए पे रुका, इसने यू टर्न लिया, अब ये वापस आया। और जब ये ए से ओ की तरफ आ रहा होगा तो ए से ओ की तरफ आते वक्त इसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी? ए से ओ की तरफ आते वक्त स्पीड इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी? लेकिन ए से ओ की तरफ आते वक्त इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होगी। तो जब ये ए से ओ आ रहा है तो इस वक्त इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। जब आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही होती है तो आपका एक्सेलरेशन उसी तरफ होता है जिस तरफ आप मूव कर रहे हो। जब आप ए से ओ की तरफ आ रहे होगे तो चूंकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही होगी, इसलिए आपका एक्सेलरेशन भी ए से ओ की तरफ होगा। अच्छा, तो जब आप ओ से बी की तरफ जा रहे होगे, जब आप ओ से बी की तरफ जा रहे होगे तो आपकी स्पीड बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी? जब आप ओ से बी की तरफ जा रहे होगे तो जाहिर है आपकी स्पीड कम हो रही होगी। जब आपकी स्पीड कम हो रही होगी तो आपका एक्सीलरेशन कहाँ होगा, बी से ओ की तरफ।
तो आपका एक्सलेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और जब आप बी से ओ की तरफ आ रहे होगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही होगी, और बी से ओ की तरफ आते वक्त जब आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही होगी तो आपका एक्सलेशन बी से ओ की तरफ ही होगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेशन भी होगा। ठीक है, तो मकसद कहने का ये है भाई, मकसद कहने का ये है कि यहाँ पर आप देखें गौर से कि मैंने चारों पॉसिबिलिटीज जो डिस्कस की हैं, ओ से लेकर ए तक, ए से लेकर ओ तक, या ओ से लेकर बी तक, या बी से लेकर ओ तक, हर पॉसिबिलिटी में आपको एक्सीलरेशन जो है वो एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट नजर आ रहा है नहीं आ रहा है? यानी कि पेंडुलम किसी भी जगह पे वाइब्रेट कर रहा हो, एक्सीलरेशन जो होगा वो हमेशा एक्स के यानी कि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगा। आप एरोस को गौर से देखें तो आप फौरन ये रियलाइज करेंगे कि हर पॉइंट पे जो एक्सीलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स की ऑपोजिट डायरेक्शन। अब जरा वापस आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन की? डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये है कि इट इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन की एक टाइप है जिसमें एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन की एक टाइप है जिसमें एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि आप जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट देंगे एक्सीलरेशन उतना ज़्यादा होगा। तो देखें यहाँ पर ऐसा हो रहा था नहीं हो रहा था? यहाँ पे आपने देखा था कि आप जितना डिस्प्लेस कर रहे थे पेंडुलम को वो उतना ही ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट हो रहा था, यानी कि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर टू, वो कह रहा है कि बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो देखें यहाँ पर क्या हो रहा था, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक्स जिस तरफ है ए उसके ऑपोजिट है। जब एक्स राइट की तरफ होगा तो ए जो लेफ्ट की तरफ होगा, और जब एक्स लेफ्ट की तरफ होगा तो ए राइट की तरफ होगा, यानी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो मैंने लिखा है इन अदर वर्ड्स एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। दूसरे अल्फाजों में आप ये कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। तो ये चीज़ भी आपको इस डायग्राम से रियलाइज हो रही होगी कि हर पॉसिबिलिटी में एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, यानी कि टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये जो डेफिनेशन है इसका मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन किया, और इस तरह की मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए दो शर्त, सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए दो शर्तों में से पहली शर्त क्या है कि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और दूसरा जो शर्त है वो क्या है, दूसरी शर्त ये है कि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, या उसको आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन जो है वो मेन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब ये दोनों शर्तें मैंने आपको बताई हैं कि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए और एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट होना चाहिए। इन दोनों शर्तों को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, लाइक दिस। ठीक है, दोनों शर्तों को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो ऐसे लिखेंगे कि ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी कि ए और एक्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट है। ए और एक्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट है। प्रोपोर्शनल का साइन मैंने लगाया, इसका मतलब है कि ए और एक्स प्रोपोर्शनल है, और माइनस का साइन लगाने का मतलब ये है कि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो माइनस का साइन जो बेसिकली इस बात को शो करता है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। ठीक है भाई, तो ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कर दिया। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो शर्तें हैं कि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन, जहाँ पे एक्सीलरेशन जो वो मीन पोजीशन की तरफ है उसको ये भी बोल सकते हैं। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं कि एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। मैथमेटिकली इसको लिखते हैं कि एक्सीलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि ए प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स। अब अगर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है, अगर हम इस बात को ध्यान में रखें कि एक्सीलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है और उसके प्रोपोर्शनल है,
इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हमें ग्राफ स्केच करना चाहें और उस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हम जो लें डिस्प्लेसमेंट में और वाई एक्सिस पे हम एक्सीलरेशन में, तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का अगर एक ग्राफ स्केच करें जिसमें वाई एक्सिस पर हम एक्सीलरेशन को लें और एक्स एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट को लें, तो फिर इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, समथिंग लाइक दिस। तो इन दोनों का ग्राफ इस तरह का बनेगा। अब देखिए ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास हो रहा है। ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसलिए एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हुए। लेकिन आप देखें कि जहाँ पर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, मिसाल के तौर पर इस कोऑर्डिनेट में एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव। और इस वाले कोऑर्डिनेट में एक्सीलरेशन नेगेटिव है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव। तो दोनों शर्तें देखें ग्राफ पूरी कर रहा है। पहली शर्त ये ग्राफ ये पूरी कर रहा है कि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास हो रहा है। और दूसरी शर्त इस तरह से पूरी कर रहा है कि जिस कोऑर्डिनेट में एक्सीलरेशन पॉजिटिव है उसमें डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, और जिस कोऑर्डिनेट में एक्सीलरेशन नेगेटिव है उस कोऑर्डिनेट में डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव है। तो लिहाजा एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट भी हो गए और एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल भी। ठीक है जी। अब एग्जामिनर जब इस बात को पूछेगा कि ये ग्राफ किस तरह से शो कर रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो आपको इस बात को जरा टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आज आप लोगों की डबल क्लास है, फ्राइडे को आप लोगों की डबल क्लास हुआ करेगी। डबल क्लास तरह से हुआ करेगी कि 8 से 9 पहले आपकी क्लास हुआ करेगी, फिर 9 से 10 पता नहीं क्या होगा, मेरे ख्याल से 9 से 10 आपकी शायद कोई और क्लास होगी या गैप होगा आई डोंट नो। उसके बाद फिर 10 से 11 आप लोगों की दोबारा क्लास होगी, यानी कि फ्राइडे को आप लोगों की 2 क्लासेस हुआ करेंगी, 8 to 9, देन 10 to 11, डबल क्लास हुआ करेगी आप लोगों की। तो आप लोगों की डबल क्लास हुआ करेगी, 2 क्लासेस हुआ करेंगी, 8 to 9 एंड 10 to 11। 8 to 9 वाली क्लास आप लोगों की बस मैं अभी यहीं पे रुकूंगा, जब मैं डिस्कशन मुझे शुरू करने करूँगा तो मैं 10-12 मिनट लग जाएंगे, तो मुझे अभी दूसरी क्लास स्टार्ट करनी है। तो 10 to 11 वाली क्लास में मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, ये ग्राफ को यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। अब दूसरी बात ये कि मैंने क्लास के शुरू में कहा था, शायद क्लास के शुरू में आप में से कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था, तो मैं तमाम लोगों के लिए बता दूं कि आप लोगों को मुझे अपना नाम लिखकर मैसेज करना है, क्योंकि मैं आपका व्हाट्सएप पे एक अलग से ग्रुप बनाऊंगा जिसमें ये सारा मटेरियल आप लोगों का मैं शेयर किया करूँगा। और उसका तरीका वही जो जैसे एएस में आप लोगों ने किया था कि आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे मिसाल के मैंने कहा था कि आपका नाम शबाना है, मिसाल के तौर पर क्या लिखेंगे, शबाना, A2OWH2021। ठीक है, इस पैटर्न पे अपना नाम लिखकर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, शबाना A2OWH2021। ठीक है, इस पैटर्न पे लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दें। नंबर तो आप लोगों के पास होगा ही, मेरा नंबर मेरा वही पुराना वाला है, 0346330564। ठीक है, नंबर मेरा है 0346330564। तो आप इस पर अपना नाम लिख के शबाना लिख के मत दीजिएगा आप लोग, शबाना की जगह अपना नाम लिखिएगा A2O स्पेस के साथ WH फिर स्पेस फिर 20 फिर स्पेस फिर 21, ये लिखकर मेरे नंबर पर इसको व्हाट्सएप कर दें। तो जब सब लोगों के मैसेज मेरे पास आ जाएगा तो मैं आप लोगों का व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर उसके ऊपर जो सारी PDF वगैरह शेयर करूँगा। जो अब्दुल अजीज आप मुझसे कहते हैं ना ग्रुप बना हुआ, मेरे ख्याल से ग्रुप वाला बना हुआ इसमें कॉलेज वालों ने जो ग्रुप बनाया है वो वाला है ना वो। अब उसमें होता है कि उसमें सारी डिस्कशन हो रही है, टाइमिंग टाइम टेबल ये वो सब कुछ। इस ग्रुप पे मैं सिर्फ जो अपने एकेडमिक्स जो है वो डिस्कस करूंगा, इसलिए ये मैं अलग से ग्रुप बना रहा हूँ। ठीक है, तो तमाम लोग ये मैसेज मुझे कर दीजिएगा और मैं चाहता इस ग्रुप पे सारे अभी तक जितने चैप्टर हमने किए हैं वो सारे चैप्टर्स का मटेरियल जो है आपके साथ में शेयर करूँ। ठीक है, बाकी के अभी अब आपकी क्लास खत्म हो गई, अब 10 to 11 आपकी एक और क्लास है, तो दोबारा 10 बजे दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी।